हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी। हम हैं इस समय एमपीसी 001 यानी पेपर 1 ऑफ योर सिलेबस, और जिसमें हम थर्ड यूनिट पर आ चुके हैं ब्लॉक 1 की। ये कुछ टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी कंसोलिडेशन से। जो प्रीवियस नॉलेज आपने गेन की थी यानी कि हमारे 7th वीडियो में, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं क्विकली आपको दिखाऊं तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये सारा पोर्शन हमने कवर किया था, अंडरस्टैंड किया था कि अमनेजिया और मीडियल टेम्पोरल लोब का रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से मीडियल टेम्पोरल लोब में शिफ्टिंग से किसी भी पर्सन के अंदर अमनेजिया को स्टडी किया गया था और क्या क्या रिजल्ट्स उसके निकल कर आए थे। यहां तक हमने बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और मेमोरी कंसोलिडेशन की बात करेंगे, और हिप्पोकैम्पस से इसका क्या रिलेशन है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से अपने अमनेजिया और मीडियल टेम्पोरल लोब में पढ़ा था। एक और बात मैं आपको यह बताते चलूं कि जो टॉपिक है मेमोरी कंसोलिडेशन 3 मार्कर में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से इसको आपको प्रिपेयर करना है। ध्यान में रखिए कि आपको ये जो शॉर्ट नोट आता है सेक्शन सी में, वहां से क्वेश्चन इसका 3 मार्क्स का बनता है। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या होता है, वैसे तो बहुत सिंपल है समझना, पर 2-4 बातें और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे अपने आंसर में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपकी वर्ड लिमिट होती है उसके हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना होगा। ओके, क्योंकि सेक्शन सी में भी वर्ड लिमिट रहती है। तो सबसे पहले अगर हम कंसोलिडेशन वर्ड को समझें, तो शायद मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में कंसोलिडेशन एक्सप्लेन किया था, और कंसोलिडेशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि जब भी मेमोरीज जो होती हैं वो सेव होती हैं, स्टोर होती हैं, तब हम बोलते हैं कि वो कंसोलिडेट हो रही हैं। तो मेमोरीज सॉलिडिफाइड हो जाती हैं लॉन्ग टर्म स्टोर्स के लिए, ओवर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। इस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो सेव होती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप हो जाती है ओवर टाइम आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन। फ्रॉम अ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन एक बायोलॉजिकल चेंज कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेमोरीज हमारे ब्रेन में सेव होती हैं, तो ब्रेन की फंक्शनिंग को भी ये रिएक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसी तरीके से एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है लर्न इन्फॉर्मेशन का, और जब वो डेटा हमारे पास स्टोर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन तो एक जनरल वर्ड हो गया, लेकिन जब उसे मेमोरी के साथ जोड़ते हैं तो मेमोरी कंसोलिडेशन हमें ये दिखाता है कि एक बायोलॉजिकल चेंज होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ओल्ड मेमोरीज जो है वो सेव हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। अगर हमने वापस से उस टॉपिक पर आए जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब मीडियल टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है, राइट, तो वो बहुत सारी मेमोरीज को फेड आउट कर देता है, बहुत सारी चीजों को हम याद नहीं रख पाते हैं। यही हमने पढ़ा था, जिसको हम अमनेजिया भी कहते हैं। लेकिन जब मीडियल टेम्पोरल लोब होता है, डैमेज होने पर वो सारी मेमोरीज को वाइप आउट नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, हिप्पोकैम्पस का रोल भी आ जाता है। हिप्पोकैम्पस का रोल कैसे आता है? वी नो दैट द हिप्पोकैम्पस इज नॉट द repository of stored knowledge, rather the medial temporal lobe appears to support the process of forming new memories। यहाँ पे क्या होता है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो नॉलेज स्टोर करने के लिए repository नहीं है। That is the hippocampal region is critical for the consolidation of information in long term memory। तो हिप्पोकैम्पल रीजन यानी हिप्पोकैम्पस का जो एरिया होता है, दैट इज क्रिटिकल, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंसोलिडेट करने के लिए क्रिटिकल कंसीडर किया जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट द हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्व्ड इन कंसोलिडेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट amnesic have retrograde amnesia for memories from 1 to a few years prior to the damage of the medial temporal lobe। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने से पहले रेट्रोग्रेड अमनेजिया को फाइंड आउट किया गया था, जो हमने प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे तो अ पैटर्न दैट डज नॉट सपोर्ट अ स्टोरेज रोल बट रादर अ रोल इन कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हिप्पोकैम्पस का रोल होता है वो कंसोलिडेशन में अपना रोल प्ले करता है। What might consolidation entail at the neural level? One idea is that consolidation strengthens the association between multiple stimulus inputs and activation of previously stored information। कंसोलिडेशन क्या होता है? एसोसिएट करता है, एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है। जो भी हमारे न्यूरल एक्टिविटीज होती रहती है साथ साथ, और जो भी हमारी प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। हिप्पोकैम्पस इज हाइपोथेसाइज्ड to coordinate this strengthening, but the effects are believed to take place in the neocortex। अब यहाँ पे एक नई टर्म और आ गई कि न्यूकॉर्टेक्स से जुड़कर भी चीजें अफेक्ट होने लगती हैं। न्यूकॉर्टेक्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे। एक बार जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, द हिप्पोकैम्पस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एक बार हमारा जब कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हिप्पोकैम्पस की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि although the memories are stored in the neocortex, the hippocampus is crucial for consolidation। जो बात हम इतनी देर से कर रहे हैं रिपीट हो रही है। इसी के साथ एक नए सिंड्रोम की हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक कोर्सकॉफ सिंड्रोम एंड डाइसेफेलिक अमनेजिया।
ये क्या चीज है, इसको समझते हैं कि मीडियल टेम्पोरल लोब इज नॉट द ओनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी। अमनेजिया दूसरे ब्रेन डैमेजेस एरिया की वजह से भी होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अमनेजिया कब होता है, जब मीडियल टेम्पोरल लोब को रिमूव किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, तब अमनेजिया की प्रॉब्लम होती है, यानी मेडिकल इंजरी होने पर, ब्रेन इंजरी होने पर ऐसा होता है। अपने आप तो शिफ्ट नहीं हो जाता ऑफ कोर्स हमारा मीडियल टेम्पोरल लोब, ये तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा करके देखा गया था, वो अलग बात थी। तो लेकिन ये चीज नोटिस की गई कि अमनेजिया ब्रेन डैमेज के अदर रीजन्स में भी होता है, मतलब अदर रीजन्स की शिफ्टिंग की वजह से भी होता है। तो डैमेज टू मिडलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द डाइएन्सेफलॉन ऑफ द ब्रेन कॉजेज अमनेजिया, ये एक और अमनेजिया के होने का रीजन हमें यहाँ पे पता चलता है। और इसी के साथ में हमें एक चीज और ये पता चलती है कि इन द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रशियन साइकियाट्रिस्ट सेर्गी केर्स्कोव, जिनके नाम पर ये आप सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से या फिर रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड अमनेजिया होने की वजह से अल्कोहलिज्म का भी अपना रोल इसमें रहता है। एक्सेसिव अल्कोहल यूज करने की वजह से भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। और जो लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं उनके अंदर ये अल्कोहलिक केर्स्कोव सिंड्रोम देखने को मिलता है, राइट। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आगे पर्सन के संग होती जाती हैं। तो ये इतना हमने समझा कि किस तरीके से मेमोरी कंसोलिडेशन में हाइपोथैलेमस का रोल होता है, इस सिंड्रोम के बारे में हमने जाना। और अब हम आगे पढ़ेंगे एंटेरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब्स एंड मेमोरी। मैं आपको पहले एक चीज बता चुकी हूँ, अगर आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में जो साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वहां पर आप इन सारे लोब्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि वो जो लोब्स हैं किस चीज के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जब आप ये टर्म्स पढ़ रहे हैं एंटेरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब्स, तो आपको ये लगेगा कि आप ये भी जाने कि ये होती क्या है। अगर आपने साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है तो ये लोब्स और ये सब चीजें बायोलॉजिकल फंक्शन है, ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, तो उनको भी आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी साइकोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। लेकिन वंस यू विल नो कि ये क्या होते हैं तब आपको चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल तो मेमोरी से इनका रिलेशनशिप है, और neocortex is crucial for the storage of memories, then it should be possible to demonstrate retrograde amnesia with cortical damage, even though most amnesia are anterograde। बहुत सारे हमने amnesia के जो पेशेंट देखे हैं वो anterograde होते हैं, लेकिन जब neocortex is very crucial for the storage of memories, तो ये भी हो सकता है कि retrograde amnesia भी cortical damage create कर दे। One region of special interest is the temporal neocortex outside the medial temporal lobe। एक चीज ये भी देखने वाली थी कि मीडियल टेम्पोरल लोब के बाहर टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स एग्जिस्ट करता है। लीजन्स दैट डैमेज द लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ द इंटीरियर टेम्पोरल लोब नियर द एंटीरियर पोल लीड टू द डेंस अमनेजिया दैट इंक्लूड्स सेवरल रेट्रोग्रेड अमनेजिया। यहाँ पर हम ये चीज समझेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज उनको हो सकती हैं, और ब्रेन के इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लीजन्स जो लेटरल कॉर्टेक्स को डैमेज करते हैं एंटीरियर पोल में, वही डेंस अमनेजिया को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रेट्रोग्रेड अमनेजिया भी हो सकता है और एंटेरोग्रेड अमनेजिया भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डेंस रेट्रोग्रेड अमनेजिया से सफर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज बना लेते हैं। इस टाइप के अमनेजिया को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड अमनेजिया। पिछले वीडियो में मैंने रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड आपको समझाया था। अब रेट्रोग्रेड का भी एक और टाइप निकल कर आता है, जहां पर अमनेजिया का जो पेशेंट है वो फिर भी नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज बना पाए, और अगर ऐसा कर पाएगा तो हम कहेंगे कि वो आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड अमनेजिया से सफर कर रहा है। इट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डैमेज ऑफ द एंटीरियर टेम्पोरल लोब। दिस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल लोब इज नॉट देयरफॉर एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। ये स्पेसिफिकली जब एंटीरियर टेम्पोरल लोब में किसी भी तरीके का डैमेज होता है तब ये सिचुएशन अराइज होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आर दीज लेटरल एंड एंटीरियर रीजन्स ऑफ द टेम्पोरल लोब द साइट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज? हम यहाँ पे आंसर देंगे मे बी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? लेटरल एंड एंटीरियर रीजन ऑफ द टेम्पोरल लोब डिक्लेरेटिव मेमोरीज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या नहीं। बट अनदर व्यू क्या है कि दीज रीजन्स मे बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टोर्स। यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं लेटरल और एंटीरियर रीजन की, ये ज्यादातर हमारे पर लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिट्रीव करने के काम आते हैं, राइट। वेयर देन द मेमोरीज स्टोर? तो मेमोरीज स्टोर होती कहाँ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे।
Neuroimaging studies suggest that memories are stored as distributed representations throughout neocortex. Neocortex के चारों तरफ हमारी ये जो मेमोरीज हैं वो स्टोर होती हैं। यही वजह है कि नियोकॉर्टेक्स में भी प्रॉब्लम आने की वजह से भी अमनेजिया की प्रॉब्लम आती है। इन्वॉल्विंग द रीजन दैट ओरिजिनली एनकोडेड द परसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड रीजन रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट वाज एसोसिएटेड विद द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमारी मेमोरी स्टोर होती कहाँ है, वो थ्रू आउट नियोकॉर्टेक्स स्टोर होती हैं। अब नियोकॉर्टेक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसकी बात करें तो उसके लिए आपको ब्रेन के पिक्चर को एक बार देखना होगा, समझना होगा। अगेन मैं यही बोलूंगी कि आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये इतने जो टेम्पोरल लोब्स और ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, ये सब बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, मैं बार बार क्लास 11 की तरफ आपको इसलिए लेकर जाती हूँ क्योंकि जब आप कुछ भी साइकोलॉजी में पढ़े बिना इसको पढ़ रहे होते हैं तो ये किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक बार क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लीजिए, ये सब चीजें आसान लगने लग जाएंगी क्योंकि अब वहां उसके बाद आप जानते होंगे कि ये सब क्या है। आते हैं एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है और 10 मार्कर में पूछा जाता है, सेक्शन ए में इसका क्वेश्चन आता है, कभी कभी सेक्शन बी में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो ये 10 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक में आपसे पूछा जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि किसी टॉपिक से जोड़ के इसको सेक्शन ए में डाल दिया जाए, जैसे 6+4 कर दिया जाए या 4+6 कर दिया जाए, है ना। इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। तो एनिमल मॉडल क्या है मेमोरी का, इसको समझते हैं। इस मॉडल में एक बात ये कही गई है कि ये जो मॉडल क्रिएट किया गया था एनिमल मॉडल, यहाँ पे मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हिप्पोकैम्पस के एरिया में और अदर एरियाज में, और उसके बाद स्टडी को जनरलाइज किया गया था कि क्योंकि ह्यूमन पर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और हम ह्यूमन पे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एनिमल्स पे वो किया जा सकता है। और मंकीज जो है वो दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड, कि ह्यूमन से रिलेट करने में उसको आसानी रहती है, इसी वजह से मंकीज के ऊपर किया गया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो कॉमन बात की गई है कि लीजन्स क्रिएट किए गए। लीजन्स मतलब घाव, राइट। घाव कैसे क्रिएट करे गए, कई तरीके से किए गए। जब कई बार ब्रेन के कुछ फंक्शंस को स्टॉप कर दिया गया इस तरीके से कि हम ये समझ पाए कि मेमोरी का प्रोसेस चल कैसे रहा है। ओके, तो ये पूरा मेथड समझते हैं कि क्या है इसमें, कहानी क्या है, पूरा ही हमें पढ़ना पड़ेगा। सो गिव योर लिटिल टाइम टू दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मंकीज की जो स्टडीज है विद लीजन्स टू द हिप्पोकैम्पस एंड सराउंडिंग कॉर्टेक्स हैव बीन इनवैल्यूएबल इन लर्निंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब टू प्राइमरी मेमोरी सिस्टम। सिंपल लाइन है, डिफिकल्ट मत समझिएगा, कि जब भी हमें प्राइमरी मेमोरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो कुछ लीजन्स क्रिएट किए गए हिप्पोकैम्पस में और सराउंडिंग कॉर्टेक्स में, जिसकी हेल्प से ये पता चला कि जब मीडियल टेम्पोरल लोब को का क्या कंट्रीब्यूशन है जब हम इस मेमोरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इन जनरल द गोल ऑफ सच रिसर्च इज टू डेवलप एनिमल मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड अमनेजिया। ह्यूमन मेमोरी और अमनेजिया को रिलेट करने के लिए एनिमल मॉडल क्रिएट किया गया। Through research, such models are providing key information on relation between specific memory and brain structure. कोई भी मेमोरी जो हमारे साथ वर्क करती है उसका हमारे ब्रेन से कैसा रिलेशनशिप है, ये फाइंड आउट करने के लिए किया गया। Several animal species ranging from invertebrates to monkeys have been investigated for clues to human memory, क्योंकि इनकी जो फंक्शनल न्यूरो एनाटॉमी होती है और न्यूरोबायोलॉजी होती है वो मंकीज का ह्यूमन से काफी रिलेट करता है। तो ह्यूमन के प्रोसेस को समझने के लिए इनका यूज किया गया। We must always keep in mind, however, that the gross organization and functional capabilities of the brain of monkeys and human differ. ऐसा नहीं है कि एनिमल के ब्रेन को या मंकी के ब्रेन को ह्यूमन के ब्रेन से रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटीज फाइंड आउट की जा सकती हैं जिसकी वजह से इसको लिया गया। One of the key question in memory research was how much the hippocampus alone, as compared with surrounding structures in the medial temporal lobe, participated in the memory deficits of patient like HM. अगर आपको HM वाली स्टोरी याद हो, हमने एमनेजिया फाइंड आउट किया था उसके केस में, तो वहां पर हमने ये देखा था कि मीडियल टेम्पोरल लोब की शिफ्टिंग की वजह से HM में हमें अमनेजिया देखने को मिला था। तो हम ये जानना चाहते हैं इस मॉडल के थ्रू कि हिप्पोकैम्पस का कितना रोल है, अकेले हिप्पोकैम्पस का कितना रोल है इस मेमोरी के प्ले में, है ना। इस मेमोरी का जो पूरा गेल है इसमें यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का कितना रोल है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड इन एपिसोडिक मेमोरी, जैसे कि डज द अमिगडाला इन्फ्लुएंस मेमोरी डेफिसिट्स एंड अमनेसिक। एक सवाल ये उठा हमारे आगे कि क्या जो अमिगडाला है वो भी इन्फ्लुएंस करता है अमनेसिक्स जो होते हैं उनके अंदर मेमोरी डेफिशिएंसी में, क्या अमिगडाला का भी कोई रोल होता है। डेटा फ्रॉम अमनेसिक्स इंडिकेट दैट द अमिगडाला इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन्स एपिसोडिक मेमोरी सिस्टम। ये जब रिसर्च की गई तो हमें एक रिजल्ट यहाँ पर ये मिला, ऑल्दो इट हैज अ रोल इन इमोशन एंड इमोशनल मेमोरीज।
इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सर्जिकल लीजन्स क्रिएट करे गए। किसमें? सर्जिकल लीजन्स मतलब अभी मैंने आपको बताया लीजन्स क्या थे, वो घाव थे जो क्रिएट किए गए थे, जिसकी हेल्प से पता चल पाया कि मेमोरी का क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पर चोट नहीं करेंगे तब तक हम उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो जान नहीं पाएंगे। तो ऐसा सर्जिकल सर्जरी के थ्रू लीजन्स क्रिएट किए गए इन द मीडियल टेम्पोरल लोब एंड अमिगडाला ऑफ मंकीज टू कॉज मेमोरी इंपेयरमेंट। ये फाइंड आउट करने के लिए कि कैसा मेमोरी इंपेयरमेंट होता है मीडियल टेम्पोरल लोब और अमिगडाला में, मंकीज के अमिगडाला में सर्जरी करके लीजन्स क्रिएट करे गए। इन क्लासिक वर्क बाय मॉर्टिमर मस्किन्स, जिन्होंने NIMH में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, द हिप्पोकैम्पस और द अमिगडाला और बोथ ऑफ देम ऑफ मंकीज वर रिमूव्ड सर्जिकली। सर्जरी की हेल्प से इनको रिमूव किया गया। He found that the amount of impairment as measured on test varied। ये टेस्ट में देखा गया कि दोनों में फर्क आया। जब नेचुरली उनको ऑब्जर्व किया गया और जब सर्जिकल इंपेयरमेंट्स क्रिएट किए गए तो दोनों टेस्ट में डिफरेंस निकल कर आया। ये एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखा गया। अब और क्या जाना गया इसमें हम आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद आएंगे रिजल्ट पर। इन हिज अर्ली वर्क मिश्किन फाउंड दैट इन द मंकी memory was impaired only if the lesion included the hippocampus and amygdala। ये फिर से एक बात निकल कर आती है कि मेमोरी कब इंपेयर हुई? सिर्फ तब हुई जब हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला में लीजन्स क्रिएट किए गए थे। दिस लेड टू द आइडिया दैट द एमिगडाला वाज अ की स्ट्रक्चर इन मेमोरी। इससे ये भी पता चला कि इसका मतलब एमिगडाला का भी कुछ यूज है हमारी मेमोरी के स्ट्रक्चर में। द आइडिया डज नॉट फिट वेल विद डेटा फ्रॉम एमनेसिक्स। लेकिन अगर हम आरबी वाला केस लें जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमने इसी सीरीज में आपने केस स्टडी पढ़ी थी, अगर वो वाला केस ले तो उसके केस में ये चीज फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको एंटेरोग्रेड अमनेसिया था जो कि लीजन्स के बाय अ लीजन रिस्ट्रिक्टेड टू न्यूरॉन्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस एंड नो डैमेज टू एमिगडाला। जब हमने उसको कोई भी एमिगडाला में डैमेज नहीं किया था तब वहां पर उसको एंटेरोग्रेड अमनेसिया क्रिएट हुआ था। स्टुअर्ट जोला एंड कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उन्होंने इस डिलेमा को इन्वेस्टिगेट किया। दे परफॉर्म्ड मोर सिलेक्टिव लीजन्स ऑफ द ब्रेन्स ऑफ मंकीज बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने और ज्यादा लीजन्स क्रिएट करे, लेकिन अब स्पेसिफिक हो गए वो। अब हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला को अलग अलग लेकर करते चले गए वो, दोनों का अलग अलग तरीके से उन्होंने सैंपल्स लेके इस वर्क को किया। एज वेल एज द सराउंडिंग कॉर्टेक्स। अब दोनों स्ट्रक्चर के आसपास का जो कॉर्टेक्स था, आसपास के कॉर्टेक्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया। This surgically created lesions of the amygdala, the entorhinal cortex on the surrounding neocortex of the parahippocampal gyrus and peripheral cortex। तो इन्होंने क्या किया? और आसपास के एरियाज के भी सैंपल लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। यहां से करने पर इन्होंने देखा द लीजन्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला प्रोड्यूस द मोस्ट सीवियर मेमोरी डेफिसिट्स only when the cortex surrounding these regions were also lesions। मतलब पहले हमने क्या बात की थी? पहले जब किया गया तो केवल हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला पे फोकस था, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने और ज्यादा मेमोरी डेफिशिएंसी देखी, जब कॉर्टेक्स का यानी आसपास के एरिया के भी सैंपल को साथ में इंक्लूड किया गया, अब चीजें बढ़ा दी गई। When lesions of the hippocampus and amygdala were made, but the surrounding cortex was spared। अब क्या करा था? जब इसको छोड़ा गया था, मतलब इसको नहीं लिया गया था, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला को लिया गया था। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अमिगडाला लीजन डिड नॉट अफेक्ट द मंकीज मेमोरी। तो अमिगडाला की प्रेजेंस और एब्सेंस ने मंकी की मेमोरी पे अफेक्ट नहीं किया। तो अमिगडाला देन कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब हमने देखा ना कि आपने यहाँ पे सिचुएशन में देखा कि पहले हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला के साथ में लिया गया था, उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, तो अमिगडाला देन कुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट सपोर्टेड द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में अमिगडाला के रोल को फिर कम वैल्यू दी गई और ज्यादा वैल्यू किसको मिली? हिप्पोकैम्पस को और जो आसपास के कॉर्टेक्स का एरिया था। In subsequent investigation, Zola and his colleagues selectively created lesions of the surrounding cortex। अब फिर इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने पेरिहिनल, एंटोरहिनल एंड पैराहिप्पोकैम्पल इस एरिया के आसपास के कॉर्टेक्स को लिया। इसने तो जो वर्स कर दिया मेमोरी के केस को, मेमोरी परफॉर्मेंस को और ज्यादा वर्स कर दिया इन डिलेड नॉन मैचिंग टू सैंपल टेस्ट। इसके बाद फॉलो अप वर्क हुआ जिसमें लीजन्स ऑफ ओनली पैराहिप्पोकैम्पल एंड पेरिहिनल कॉर्टेक्स आल्सो प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मेमोरी डेफिसिट। अलग अलग केसेस लिए गए, बेसिकली जितना हमने अभी तक समझा उसके हिसाब से अलग अलग केसेस लिए गए, आसपास के कॉर्टेक्स एरिया को भी लिया गया और हमें अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिले। How does this make sense in relations to RB's profound anterograde amnesia with damage limited to the hippocampus and not involving the surrounding
हिप्पोकैम्पल और पेरिहिनल कॉर्टेक्स। ये कैसे सेंस क्रिएट करता है? जब हमने आरबी के केस में देखा था तो वहां पे एंटेरोग्रिड अमनेजिया हमें मिला था विद डैमेज लिमिटेड टू द हिप्पोकैम्पस, तब वहां पे हिप्पोकैम्पस के ही लिमिटेड डैमेज के साथ में ये चीजें हुई थी। तो हम यहाँ पे ये क्या देख पा रहे हैं? द हिप्पोकैम्पस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ दीज वाइटल कनेक्शंस आर डैमेज्ड। अगर ये जितने भी हमने कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जैसे कि विजुअल, ऑडिटर एंड सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन, जो भी यहाँ से क्रिएट होते हैं साथ में, अगर वो वाइटल कनेक्शंस आर डैमेज्ड हैं तो हिप्पोकैम्पस ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता। We can also know that these regions are involved in much processing themselves and hence lesions restricted to hippocampus do not produce as severe a form of amnesia as do lesions that include surrounding cortex। मतलब केवल हिप्पोकैम्पस के एरिया से जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, केवल अगर हम हिप्पोकैम्पस की बात कर रहे हैं तो ये उतना सीवियर नहीं हो रहा है जितना सीवियर हमें इसके कॉर्टेक्स के एरियाज को लेने पर हो रहा है। ये हम देख भी रहे हैं, काफी देर से इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं। समरी की अगर हम बात करें, In summary, the data from animals are highly consistent with evidence from amnesic patients। जो एनिमल के केस में हमने डेटा निकाला उसको हम ज्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं एज कंपेयर टू आरबी एंड एचएम that implicates the hippocampal system in the medial temporal lobe and the associated cortex as critical for forming long term memories। जो यहाँ पे हमें डेटा मिला था और जो हमें मंकीज के केस में डेटा मिला है उसमें हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, और ये कहते हैं कि एनिमल्स वाले जो डेटा है वो दे आर हाईली कंसिस्टेंट। लीजन्स दैट डैमेज द हिप्पोकैम्पस डायरेक्टली or damage the input-output relation of the hippocampus with the neocortex produce severe memory importance। जो भी हमने हिप्पोकैम्पस में डायरेक्टली डैमेज किया है या फिर हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के एरिया नियोकॉर्टेक्स के साथ रिलेशनशिप बना के हमने किया है, वहां पे हमें ज्यादा मेमोरी इंपेयरमेंट्स देखने को मिले हैं, हमें। और एमिग्डाला इज नॉट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एपिसोडिक मेमोरी। ये तो हमने समझ ही लिया, इतनी देर से इसकी बात ही चल रही थी कि एमिग्डाला किस तरीके से रोल में आया और फिर उसको एग्जिट भी करा दिया गया, क्योंकि उसका कोई खास रोल नहीं हो रहा था एपिसोडिक मेमोरी में, लेकिन इमोशनल मेमोरी में रहा। मोरओवर द एनिमल डेटा मैच वेल विद दोज फ्रॉम अमनेसिक विद रिगार्ड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेसेस। और जब मीडियल टेम्पोरल लोब को डैमेज कर दिया गया, monkeys memory deficits in the delay mismatching to sample task became more pronounced as the interval between the sample and the test increased। ओके, तो ये पूरी कहानी है। यहाँ पे हमने क्या समझा? बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि द मीडियल टेम्पोरल लोब इज नॉट द लोकस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इस लाइन को अब यहाँ पे लास्ट में समझेंगे कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब है वही केवल लॉन्ग टर्म स्टोरेज का लोकस नहीं है, बिकॉज रेट्रोग्रेड अमनेसिया इज नॉट टोटल आफ्टर डैमेज टू इस एरिया, रादर द मीडियल टेम्पोरल लोब इज अ key component in organizing and consolidating long-term memory that is permanently stored in the distributed fashion of the neocortex। तो ये था एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से डिफरेंट रिसर्चर्स ने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मेमोरी के प्रोसेस को हम एक्सप्लेन किया, और इस तरह से यहाँ पर हमारा आज का क्लास भी ओवर हो जाता है। अब बात आती है आज के होमवर्क की। तो आज के होमवर्क में मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो एनिमल मॉडल, मेमोरी के एनिमल मॉडल पर पॉइंटर्स बनाने हैं या फिर उसको समराइज करना है, और इससे पहले आपको मेमोरी कंसोलिडेशन के बारे में भी लिखना है। इस सिंड्रोम को भी आपको एज अ होमवर्क काउंट करना है। तो एक तो मेमोरी कंसोलिडेशन आज का होमवर्क हो जाता है, कंसोलिडेशन, ये आपका पहला वर्क हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे? एल्कोहलिक केर्सकॉफ सिंड्रोम को लिखेंगे, इस सिंड्रोम के बारे में कि ये क्या होता है। शॉर्ट नोट में आ जाता है 3 मार्कर में। फिर उसके बाद आपका जो एनिमल मॉडल है, इस एनिमल मॉडल को आपको या तो पैराफ्रेज करना है, पैराग्राफ में लिखना है, या फिर इसके पॉइंटर्स बनाने हैं। तो इतना काम आपको आज के होमवर्क में करना है। ऑल राइट, सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स अगर डिफरेंट लगी हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लास 11 की प्लेलिस्ट को जाके एक बार विजिट करिए, बायोलॉजिकल बेसिस को अंडरस्टैंड करिए, तब आप समझ पाएंगे कि अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं है तो जरूर आपके माइंड में चीजें ट्रबल थोड़ा बहुत करेंगी। और अगर आप इसी सिलेबस से समझना चाहते हैं, जो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे करा है, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि आज तो मैंने बुक का एक एक वर्ड रीड कर दिया है, आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई वर्ड, कोई टर्मिनोलॉजी कहीं लगती है कि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, हम दोबारा पूछना चाहते हैं, देन प्लीज राइट इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू देयर थ्रू द टेक्स्ट, ऑफ कोर्स, राइट। तो इतना काम आप कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। टेक केयर, बाय बाय।